खबरों के आगे पीछे, खबरों के बीच में कई सारी परतें होती हैं। इसे डिकोड कर कर, इसे एनालाइज कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लोकसभा चुनावों के बीच एक रिपोर्ट आती है साहब, और ये रिपोर्ट पूरे सियासी माहौल को ऐसा गरमा देती है जो कि पूरे तरीके से सब कुछ अलग करता हुआ दिखाई देता है। और इस पूरे मामले में बात यह निकल कर आती है कि हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती चली जा रही है मुसलमानों के मुकाबले, क्योंकि मुसलमानों की आबादी कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव रेट से बढ़ रही है। अब यह रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष एक राय रखता है और उसके साथ साथ विपक्ष दूसरी राय रखता है। चुनाव के ठीक बीचों बीच इस रिपोर्ट का आना कई सारी कड़ियां खोलता जा रहा है, जिसको डिकोड कर कर हम बताएंगे आपको कि इसका असर चुनाव पर क्या पड़ने जा रहा है। फिर हम बात करेंगे इस बार जो नफरती जो दौर है उसमें कुछ अलग ही कड़ी दिखाई दे रही है। 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की एक लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू हुई थी 2013 में, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसे शुरू किया था, लेकिन नवनीत राणा अब इसकी परिणति करती हुई दिखाई दे रही है। हैदराबाद के इस लोकसभा के चुनाव के बीच ये जो द्वंद्व है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी, नवनीत राणा और उसके साथ साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में चल रहा है, यह बहुत कुछ कह रहा है, न सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति के लिए, बल्कि इसका प्रभाव देश की राजनीति पर भी बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। आधे से ज्यादा जो सीटें हैं उन पर मतदान की प्रक्रिया तीसरे चरण के साथ पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही अभी तक देश को शायद यह समझ नहीं पड़ रहा कि स्विंग कहां जा रहा है, कौन कहां किस तरीके से आगे बढ़ पा रहा है, यह समझ नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में भी बीते 3 दिनों से लगातार बिकवाली बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है, और वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स, वो बहुत बढ़ गया है साहब, 72%। क्योंकि स्टॉक मार्केट ने भी पूरी तरीके से मान लिया था कि इस बार का चुनाव तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, लेकिन कहीं कुछ स्क्रिप्ट गड़बड़ होती दिख रही है क्या? इस पर करेंगे चर्चा थोड़ी ही देर में और बताएंगे आपको, डिकोड करेंगे कि स्विंग स्टेट क्या नई एक फैक्टर है भारत की राजनीति में। और फिर चर्चा करेंगे, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के जरिए राहुल गांधी पर एक बड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया कि भाई सीबीआई भेज दो, जांच करा लो। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे जिससे यह बात साबित होगी कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी सदी तमाम व्यवसायियों ने बीते 10 सालों में भारत की आर्थिक तरक्की में जो योगदान दिया है वो अभूतपूर्व है। और ये हम नहीं कह रहे साहब, ना ही ये भारत का कोई जानकार कह रहा है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय चैनल CNN और कई अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रही हैं। उनकी रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि भारत के निर्माण में, भारत के आधुनिक निर्माण में इन बिजनेस हाउसेस ने बहुत योगदान दिया है, जिन्होंने मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों के तहत काम करते हुए वहां रिस्क लिया जहां कोई और लेने को तैयार नहीं था। कहानी क्या है, बड़ी दिलचस्प बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज के सबसे बड़ी खबर को जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आज हमारे देश में एक ऐसी त्रासदी आ गई है जिसकी वजह से हमें इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी लगातार कम होती चली जा रही है? क्या ऐसा भी वक्त आ सकता है हिंदुस्तान में कि जिसे हम अल्पसंख्यक आबादी कहते थे वो बहुसंख्यक हो जाए, और बहुसंख्यक की जो तादाद लगातार घिरती चली जा रही है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाए? ये सवाल आज आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी है, जो 1965 से लेकर 2015 तक के बीच के पॉपुलेशन ग्राफ को एनालाइज करती है। और इस एनालिसिस से जो डेटा पॉइंट्स निकले हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं साहब। सबसे पहले जो मोटी बातें हैं वो आपके सामने रखता हूं। बीते 65 सालों में हिंदुओं की आबादी में जबरदस्त कमी आई है। यह रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 तक के बीच के भारतीय आबादी का आकलन करती है। इस आकलन के आधार पर बीते 65 सालों में हिंदुओं की आबादी
7.82% कम हुई है। 7.82% की कमी हिंदू आबादी में 1950 के मुकाबले 2015 में आई है। इसकी दूसरी बड़ी बात, मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में बढ़ी है। जी हां, 1950 में मुसलमान आबादी जितनी थी वो 2015 में कितनी बढ़ी आप जानते हैं? 43.15%। यह आबादी अपने आप में चौंकाने वाली है, यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन इतने बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा और मेजॉरिटी पॉपुलेशन घट गया? आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है उसके मुख्य बिंदु आपके सामने। भारत में हिंदू आबादी आजादी के वक्त बहुसंख्यक थी, आज भी बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू आबादी जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में जो और चिंताजनक बात है वो ये कि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वहां पर मेजॉरिटी बढ़ी है और माइनॉरिटी घटी है। भारत से ठीक विपरीत, भारत में मेजॉरिटी घटी है और माइनॉरिटी बढ़ी। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं, जब आप भूटान की बात करते हैं, जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, इन तमाम देशों में बीते 65 सालों में आबादी बढ़ी है मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की आबादी घटी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े तो बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं साहब। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी 15% के आसपास बढ़ गई है, मुस्लिम मेजॉरिटी, और हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में थी वो तकरीबन 27% से ज्यादा घट गई है। दरअसल एब्सोल्यूट नंबर्स में कहा जाए तो नगण्य के बराबर अब हिंदू माइनॉरिटी बांग्लादेश में बचे। पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी का रेट ऑफ ग्रोथ उतना नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध मेजॉरिटी बढ़ी है, जैसे कि भूटान में बौद्ध मेजॉरिटी बढ़ी है। सिर्फ म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर बौद्ध मेजॉरिटी घटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी बढ़ी है हिंदुस्तान की तरफ। आइए अब हिंदुस्तान की जो आंकड़े हैं वो कुछ और विस्तृत तरीके से आपको बताएं। 1950 से लेकर 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी में, जैसा कि हमने आपको बताया, 7.82% की गिरावट आई। मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई साहब, 5.38% की। लेकिन चूंकि उनकी आबादी इतनी नेग्लिजेंट है, इतनी कम है कि उनकी बढ़ोतरी बहुत थोड़ी होते हुए भी बहुत ज्यादा, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर में ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन चूंकि बेस बहुत छोटा है इसलिए बढ़ोतरी 5% लग रही है। सिखों के बारे में ये और भी ज्यादा है साहब, 1.4% से 1.85% हो गए हैं सिख, है ना। तो बढ़ोतरी यहां पर 6.58% दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि बेस बहुत कम है इसलिए बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर आप पारसियों की बात करें तो हिंदुस्तान में पारसियों की आबादी 85% गिरी है, और यह इसलिए है क्योंकि पारसी कम्युनिटी में लगातार इस बात को लेकर चिंता है। अब ये आंकड़े आपके सामने क्या बताते हैं? ये आंकड़े अब क्या हैं, जरा पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि 1950 में हमारे देश में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 84.68%। आज हिंदुओं की आबादी कितनी है? 78.06%। गिरावट दिख रही है आपको। मुसलमानों की आबादी 1950 में 9.84% थी, 10% भी नहीं। 2015 में यह 14.09% बढ़ गया, और अभी तक की जो ताजा जानकारी निकल कर आ रही है उसके आधार पर भारत में 19.9% मुस्लिम आबादी है। ये 2015 के आंकड़े हैं, लेकिन जो आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर 19.9% मुसलमानों की आबादी है भारत में, 9% से 19.9%। ईसाइयों की आबादी 1950 में 2.44% थी, जो बढ़कर 2.36% हुई है। मैंने आपसे बताया एब्सोल्यूट नंबर में कुछ खास नहीं है। सिखों की आबादी 1.24% थी 1950 में, आज बढ़कर 1.85% हुई है। बौद्धों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन बेस उनका भी बहुत छोटा है साहब। 0.05% भारतीय आबादी थी बौद्धों की, जो बढ़कर 0.81% हो गई है। जैनों की आबादी 0.45% थी, वो घटी गई है साहब, 0.36% हो गई। यही हाल बाकी अल्पसंख्यकों का भी है। लेकिन अब इस पूरी राजनीति के आधार पर जब हम इसको देखते हैं तो ये जो पूरी
जो बिसात है, जो रिपोर्ट है, ये क्या बता रही है? सबसे पहले तो ये बात समझिए कि ये जो विस्फोट आप पॉपुलेशन का देख रहे हैं मुस्लिम आबादी में, इसकी बड़ी वजह क्या है आप जानते हैं? इसकी बड़ी वजह है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है। यानी कि हिंदुओं को जितने बच्चे होते हैं उसके मुकाबले मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं, उनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। औसत भारत का फर्टिलिटी रेट 2.2% है, यानी कि प्रति व्यक्ति, प्रति कपल 2 से ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में औसत माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे मुस्लिम आबादी के पास लेकर जाते हैं तो यह 3.4% हो जाता है साहब, यानी कि 3 से ज्यादा बच्चे प्रति मुसलमान आबादी, प्रति मुसलमान कपल। लेकिन जैसे ही आप इसे हिंदू कपल पर लेकर आते हैं तो यह 1.8% हो जाता है, यानी कि 2 बच्चे से भी कम। ज्यादातर हिंदू फैमिलीज में 1 बच्चों की प्रथा ज्यादा है। अब यह बताती है आपको कि आखिरकार यह आबादी का जो डिस्प्रपोर्शनेट खेल है ये क्यों हुआ है। फर्टिलिटी रेट की वजह से हिंदुओं की आबादी लगातार गिरती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट भी गिरी है, इसके बावजूद वो हिंदुओं से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। इसलिए फर्टिलिटी रेट गिरने के बावजूद मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में 43% बढ़ गई साहब, 43% 1950 से लेकर 2015 के बीच में। और अगर आप इसको 2021-22 के आंकड़ों के आसपास जोड़ें जो कि 19.9% है, तो फिर आप समझिए कि ये करीबन 60% की बढ़ोतरी है बीते तकरीबन 60 साल में, और ये बहुत आबादी है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति की गुंजाइश जबरदस्त होती है। आपने देखा है कि संघ परिवार से जुड़े कई लोग, यहां तक कि हिंदू सनातनी जो साधु संत हैं वो भी अपील करते रहे हैं हिंदू समाज से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि देश की आबादी बढ़ाना हम सब लोगों के लिए खतरनाक है। हमारी आबादी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश आज हम हैं। लेकिन जब इस तरह की अपील की जाती है तो इसके वजह यह है कि एक मानसिकता बन रही है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो कहीं एक ऐसा वक्त ना आ जाए भविष्य में, शायद 100 साल बाद, 125 साल बाद, कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएं। और इस डर के मारे एक राजनीति उत्पन्न होती है जो ये कहती है कि या तो ज्यादा बच्चे पैदा कर दो या फिर मुसलमान कम बच्चा पैदा करें। अब इस राजनीति पर जो चुनाव के समय जो होता है ध्रुवीकरण, वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े, और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया कि आप किस ललचाई हुई आंखों से बढ़ते हुए अल्पसंख्यक संख्या को देख रहे हैं और क्यों आप ज्यादा से ज्यादा रियायत उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से पलटवार हुआ। पलटवार में यह कहा गया कि जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं ताकि देश में अराजकता फैले। ये एक रिवर्स तुष्टीकरण है जहां हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर बीच चुनाव में इस सर्वे को सामने रखा गया है। आपका धर्म ये होना चाहिए
कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। तो एक बार फिर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन मूल बात क्या है, इस बात पर ध्यान तो आकर्षित करता ही है कि आखिरकार जब हम पाकिस्तान की बात करें तो 1950 में पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 77% थी, जो कि 2015 में 80% से भी ज्यादा हो गई। बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 74% थी 1950 में, जो कि बढ़कर 88% हो गई 2015 में। हिंदुस्तान में भी मुसलमान आबादी 43% के रेट से बढ़ जाती है साहब। तो कुछ तो है, कहीं तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दुविधा है और इस दुविधा को दूर करना आवश्यक है। अन्यथा ये जो पॉपुलेशन डिस्प्रोपोर्शन है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ता चला जाएगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा देश भुगतेगा, क्योंकि हर देश की संरचना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के मिलके होती है। लेकिन जब मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी खड़ी हो जाए और उसमें माइनॉरिटी का दबदबा बढ़ने लगे तो मेजॉरिटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और ऐसे में मेजॉरिटी जब तो अपना कदम उठाता है तो वो बहुत निर्णायक होता है साहब। दुनिया ने इसे देखा है, यूरोप ने इसे देखा है, कैसे देश तबाह हो गए साहब। क्या हम हिंदुस्तान को भी ऐसे तबाह होने देना चाहते हैं? इसलिए जरूरी है कि इस पर तुरंत चर्चा हो, एक राष्ट्र मत बने और जल्द से जल्द फर्टिलिटी रेट पर नियंत्रण बनाया जाए। यह बढ़ती आबादी हमारे हक में नहीं है। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि तेलंगाना के चौथे चरण के मतदान से जुड़ी है। इस चौथे चरण के मतदान को लेकर हैदराबाद की सीट पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालांकि वक्त बहुत कम है, 5 दिन का वक्त है, लेकिन एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता की इस जंग में भारतीय जनता पार्टी की एक तेज तर्रार उम्मीदवार भी सामने उतर पड़ी हैं, अमरावती की नवनीत राणा। नवनीत राणा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया साहब, उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि पूरे हैदराबाद में सनसनी मच गई, आग लग गई। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि आपको 15 मिनट का वक्त दे दो, आप मतलब असदुद्दीन ओवैसी का परिवार। असदुद्दीन ओवैसी का परिवार कहता है कि उनको 15 मिनट दे दीजिए और पुलिस हटा दीजिए, उसके बाद मुसलमान 100 करोड़ हिंदू को सबक सिखा देंगे। नवनीत राणा ने मंच से कहा कि आप कहते हो आपको 15 मिनट चाहिए, भाई आप हमें 15 सेकंड दे दो, फिर देखो क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने कहा क्या, फिर इसकी विश्लेषण करते हैं आगे। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि बड़े और छोटे का ये क्या जिक्र है। तो नवनीत राणा जिस स्टेटमेंट का हवाला देकर 15 सेकंड मांग रही हैं, वो स्टेटमेंट दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के द्वारा। विधायक हैं वो और विवादास्पद स्टेटमेंट देने में माहिर है। 2013 में उन्होंने मंच से सार्वजनिक तौर पर तकरीबन 1 लाख लोगों की भीड़ में यह कहा था, अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। जब इस तरह के बयान सामने होंगे
और चुनाव काफी प्रतिष्ठापित होता हुआ दिखाई देगा, कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है राजनीति गर्म होगी और यही राजनीति गर्म हो रही साहब। लेकिन अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि आमतौर पर बड़ी समझदारी से काम लेते हैं, उन्होंने अपना आपा खो दिया और उस पूरे विवाद में वो भी कूद पड़े। तो आइए देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को जवाब क्या दिया साहब। दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन रोक रहा है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आखिरकार हो क्या गया, ये 15 सेकंड, 15 मिनट और उसके बाद 1 घंटा, यानी कि विवाद एक इस तरीके से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरा अंजाम मिले। आखिरकार ये जो बयान असदुद्दीन ओवैसी का है, वो बयान आज उसका रेफरेंस क्यों दिया गया, यह समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि इस बयान को हैदराबाद में कई जगहों पर व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है और इस बयान के जरिए यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद की सीट पर माधवी लता, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, वो कहीं खड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि हैदराबाद में जब आप मतदाताओं के आधार पर चीजों को देखते हैं तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। हैदराबाद में 19.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 11.5 लाख मुसलमान हैं, यानी 60% मुसलमान वोटर्स हैं और 35.5% हिंदू वोटर्स हैं। इसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं इस लोकसभा के अंदर, जिसमें से 6 विधानसभा की सीटों पर एमआईएम के विधायक हैं और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का क्लिप आजकल वायरल किया जा रहा है, इसमें इस बात का जोर दिया जा रहा है कि अगर मुसलमान अपने दम पर आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हैदराबाद से उखाड़ फेंकेगा। इस कॉन्टेक्स्ट का जवाब नवनीत राणा ने दिया कि भाई अगर आपको लगता है कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को 15 मिनट में उखाड़ देंगे तो हम आपको 15 सेकंड में उखाड़ देंगे। अब इसका कॉनोटेशन जो राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है वो बिल्कुल अलग है, और वो इसलिए क्योंकि अब इस पूरे चुनाव को आप सिर्फ हैदराबाद तक सीमित मत रखिए, क्योंकि बयान हैदराबाद तक तो है नहीं। अभी 4 चरण लोकसभा के मतदान बाकी हैं और इन 4 चरणों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म आधारित राजनीति है उसे हवा देने का पूरा मौका हर पक्ष को मिलेगा। इसे देखते हुए अब जो विपक्ष है वो ये कहने लगा है, खास करके कांग्रेस, कि क्या आप जानते हैं जनाब, असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी वो एक ही पाले के हैं, वो टीम ए और टीम बी है। जानबूझकर ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बाकी 4 फेज में ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यानी अब कांग्रेस अपने आप को पूरे इक्वेशन से अलग दिखा रही है। हालांकि ये वही कांग्रेस है जिसने ये तय किया था, जिसके बारे में एनालाइजर में हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी, कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने वो उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करना चाहते थे, बैठा दिया था अपना उम्मीदवार। लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे बहुत नाक कट रही है और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो बी टीम का आरोप वो लगाते रहे हैं बीजेपी का, वो आरोप उनके लिए भारी पड़ने लगा है, तो कांग्रेस ने एक बहुत ही कमजोर उम्मीदवार हैदराबाद में उतार दिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में चल रही है उससे ध्रुवीकरण होगा, हिंदू वोट एकजुट होगा और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा। अब ऐसा होता है या नहीं होता, इसके बारे में आकलन अभी कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से राजनीति गर्म है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं खतरे की बू दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि 4 जो अभी चरण बाकी है मतदान के, शायद उसमें उसकी जातीय आधार राजनीति से उसको उतना फायदा नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस अब जरा घबराने लगी है। आज की तीसरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी तक 3 चरण के मतदान में 283 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, यानी कि 272 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो गया, आधे से ज्यादा, और हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा बड़े पैमाने पर यहां पर कर रही है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि किस तरीके से जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा लग रहा है एक देश में माहौल फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद चुनाव नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वो 370 के आसपास नहीं पहुंचे। तो ये जो सवाल है, इसके आधार पर स्टॉक मार्केट भी जरा डगमगा गया साहब। अगर आप देखें तो बीते 4 दिन के अंदर में, जब से इस अफवाह ने, सोमवार से इस अफवाह ने तेज पकड़ा है, तब से
स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 5% के आसपास अपना लॉस रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि अभी तक स्टॉक मार्केट मानकर चल रहा था कि मोदी सरकार दोबारा आ रही है और उसके हिसाब से सारी चीजें फैक्टर्ड है। खैर चलिए, उसके बारे में तो हम 4 तारीख के बाद बात करें। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी मजेदार स्थिति यह है कि पूरे देश में 543 सीट्स के लिए कांग्रेस ने 327 उम्मीदवार उतारे। अगर 272 का आंकड़ा कांग्रेस को चाहिए तो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट कितनी होनी चाहिए साहब? 85%। तभी कांग्रेस अपने दम पर अपनी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने 446 उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। भारतीय जनता पार्टी को भी 80% के आसपास का लक्ष्य चाहिए, और अगर 370 है तो वो 85% स्ट्राइक रेट हो जाता है, जो कि 2019 से भी ज्यादा है। तो दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि उनका ये स्ट्राइक रेट, जो एक्सपेक्टेड स्ट्राइक रेट है, वो बहुत मुश्किल है। उसे पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर यह नजर आती है कि 283 सीटों पर जो वोट हुए हैं उसमें अभी किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि लहर कहां और कैसे बैठ रही है। इस बार जनता ने वाकई में बहुत ही समझदारी से मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्य या केंद्र शासित राज्य में सारी की सारी सीटें जीती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 5 की 5, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 26 की 26, हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7, त्रिपुरा में 2 की 2, दमन दीव में 1 की 1, अरुणाचल में 2 की 2, चंडीगढ़ में 1 की 1। यानी कि 83 में से 83 सीटें इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत ली थी। 100% परफॉर्मेंस। अब यह परफॉर्मेंस प्रेशर तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा ही। अब ऐसे में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं। मान लेते हैं कि गुजरात में, जहां की माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, एक सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो 26 में से 26 शायद इस बार भी संभव हो सकता है, क्लीन स्वीप। चलिए, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ एक नेता हैं वो दबी जबान में यहां वहां कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि 2-3 सीट पर फाइट टफ है साहब, यानी कि 25 में से 25 नहीं, ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन क्या यह सही है? 4 तारीख को पता चलेगा। हिमाचल में भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि 1 सीट पर फाइट है साहब, 3 सीट तो हम निकालेंगे। हरियाणा में भी अभी आपने देखा विधानसभा को लेकर जिस तरह का जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर भी 2 या 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ हो सकती है, टफ फाइट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हो गया है, इसकी वजह से 7 की 7 स्ट्राइक बीजेपी को मिल जाए, इसमें भी एक आध सीट टफ मानी जा रही है। कुल मिलाकर 83 सीटें जो हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, इनमें से तकरीबन 10 या 12 सीटें टफ फाइट मानी जा रही है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां चुनौती हो सकती है या नहीं, यह अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पर जो मतदान का प्रतिशत है वो प्रभाव करता है। इस पर भी एक अलग थ्योरी सामने आ चुकी है कि मतदान प्रतिशत भले ही बहुत कम हो, लेकिन 3% से ज्यादा कम नहीं हो रहा 2019 के मुकाबले। ऐसे में जब संख्या बढ़ जाती है मतदाताओं की और मतदान प्रतिशत कम भी होता है, तब भी तकरीबन उतना ही वोट पड़ेगा जितना 2019 में, या उससे ज्यादा ही पड़ेगा। और ऐसी सूरत में एक बार फिर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आपके सामने हम कुछ और तथ्य रख रहे हैं। ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से भी ज्यादा मार्जिन से सीटें जीती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। 50% से भी ज्यादा विक्ट्री मैनेजमेंट है, और यहां 200 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में बात कीजिए तो 61 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 48 सीट में से 41 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल गई। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 सीटें जीत ली। बिहार की 40 सीट में से 39 सीट्स एनडीए जीत गई, और बीजेपी के लिए यहां काफी महत्वपूर्ण रहा मामला। अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 में से 18 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो ये निकल कर आ रही है कि अब बिहार में गठबंधन थोड़ा बदल गया है। वहां पर जेडीयू और बीजेपी साथ आए, लेकिन उसमें जेडीयू बीच में फिसल चुका था। बंगाल में अलग तरह की राजनीति चल रही है, वहां पर सीडी कांड और उसके साथ साथ वायरल वीडियोस और उसके साथ साथ संदेश खाली और तमाम चीजें चल रही हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो साहब यहां तो टोटल कंफ्यूजन है। शिवसेना 2 फाड़, एनसीपी 2 फाड़, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने खेमे में,
जनता को ही नहीं समझ में आ रहा किसको मतदान कर रहे हैं। ऊपर से मराठा आरक्षण और उसके साथ साथ जो विदर्भ का पूरा इलाका और मराठवाड़ा की राजनीति अपनी ही दिशा में आगे चलती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी असमंजस की स्थिति काफी बनी हुई दिखाई दे रही है और हरियाणा की बात मैंने आपको पहले ही बताई है। इसलिए कुल मिलाकर यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ एक ऐसे राज्य हैं जिनको आप स्विंग स्टेट्स कह सकते हैं और ये हम आपके सामने थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके बारे में 4 तारीख को मैं जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा। स्विंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इस बार के चुनाव के लिए साहब, नोट कर लीजिए इसको। महाराष्ट्र 48 सीट्स स्विंग स्टेट है, जिसके पास गया जीत उसकी मानिए। कर्नाटक 28 सीट्स स्विंग स्टेट है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन दोहरा दिया तो फिर समझिए कहां जा रही है बात। पंजाब 13 सीट स्विंग स्टेट्स हैं। क्यों स्विंग स्टेट है? क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी अगर अपना परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर करती है और भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने आप को इकलौते मैदान में उतारा है बिना किसी गठबंधन के, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह करो या मरो वाला स्टेट है, स्विंग स्टेट। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों का अपना रिकॉर्ड नहीं रखा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर 2 सीटें मिलती है विपक्ष को तो फिर यहां पर विपक्ष के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। स्विंग स्टेट हरियाणा स्विंग स्टेट है। 10 में से किसको कितनी सीटें मिलेंगी? बीजेपी ने 10 में 10 जीती थी, क्या इस बार विपक्ष यहां पर सेंध लगाएगा? पश्चिम बंगाल 42 सीटें 42 सीट्स स्विंग स्टेट। क्यों मानते हैं स्विंग स्टेट? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 20 के ऊपर यहां अपनी टैली नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि सीट कहां से लेकर आए। स्विंग स्टेट। और बिहार एब्सोल्यूट स्विंग स्टेट साहब, और वो इसलिए क्योंकि 40 सीटें हैं। इस बार गठबंधन का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता थोड़ी सी नाराज है। क्या इसका असर एनडीए पर पड़ेगा? 39 आउट ऑफ 40 का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बिहार में है। अगर 39 में से कुछ भी सीटें कम होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी भरपाई कहीं और से करनी पड़ेगी। यानी ये स्विंग स्टेट्स हैं जिस पर हमारी नजर है, आपकी भी होनी चाहिए। जैसे जैसे मतदान बढ़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव की आपाधापी में उड़ीसा की चर्चा बहुत कम होती है साहब, और वो इसलिए क्योंकि उड़ीसा आमतौर पर बड़ा ही शांतिप्रिय है और राजनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा भूचाल वहां पर आता नहीं है। वहां पर आप ध्रुवीकरण की राजनीति न के बराबर देखते हैं। विकास की बात होती है और विकास के मुद्दे पर जो बयानबाजी सामने आती है वो भी बहुत ही सधी हुई होती है। उड़ीसा में इस बार विधानसभा के चुनाव भी हैं और लोकसभा का मतदान भी है। इसे लेकर सरगर्मियां तेज हैं उड़ीसा में, क्योंकि नवीन पटनायक की सरकार लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड स्थापित करती चली जा रही है। और इस बार भी नवीन पटनायक की कम से कम यही कोशिश होगी कि अगर 77 साल की उम्र में वो चुनाव जीतते हैं तो फिर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ सबसे सीनियर पॉलिटिशियन भी होंगे, जो कि 80 के पार भी सत्ता में काबिज रहेंगे। वो भी एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि अपने पिता की विरासत को लेकर आगे चल रहा है। जब तक उनके पिता जीवित थे तब तक नवीन पटनायक को दिल्ली में देखा जाता था एक अलग ही अंदाज में, लेकिन राजनीति में कदम रखने के साथ ही नवीन पटनायक ने साबित कर दिया कि उनके जैसा राजनीतिज्ञ बहुत कम है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए साहब, जब वो उड़ीसा पहुंचते हैं तो नवीन पटनायक को लेकर उनकी टिप्पणियां बहुत ही सधी हुई होती हैं। आप देखिए वो बहुत ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से नवीन पटनायक के ऊपर टिप्पणी करने का मौका न के बराबर मिलता है। नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जब वाक होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई नवीन पटनायक की सरकार की एक्सपायरी आ गई है। नवीन पटनायक कहते हैं कि चलिए हम देख लेते हैं हमारी एक्सपायरी कहां है, हम अभी एक बार फिर जीतेंगे। तो एक तरह से बड़ा फ्रेंडली फाइट यहां पर दिखाई देता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बातें निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी कि उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जिसके प्रमुख हैं, उसके साथ गठबंधन हो जाए। राज्य स्तर पर, असेंबली पर, विधानसभा के स्तर पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने होंगी, लेकिन लोकसभा में गठबंधन हो जाए और इसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन 2 वजहों से यह ना हो पाया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता जो उड़ीसा से आते हैं, उनका ऐसा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल में बहुत काम किया है और इसलिए इस बार विधानसभा के चुनाव के साथ साथ लोकसभा में भी बेहतर से बेहतर नतीजे सामने आएंगे। दूसरी तरफ नवीन पटनायक की तरफ एक रिटायर्ड आईएएस हैं जिन्होंने अपनी नौकरी बीच रास्ते में छोड़ी, पांडियन साहब। पांडियन साहब का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में अगर तालमेल होगा तो यह बीजेडी के लिए नुकसानदेह है। अब पांडियन साहब कौन है? पांडियन साहब नवीन पटनायक के सलाहकार हैं।
बीते 5 साल से ऐसा कोई राजनीतिक फैसला नहीं है जो नवीन पटनायक ने लिया है जो पांडेयन साहब की सलाह और मशवरा के बगैर हुआ। पांडेयन साहब के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो एक तरह से दत्तक पुत्र के तौर पर हैं नवीन पटनायक के। उनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी हैं और चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत के बाद फिलहाल उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि वो मतों को प्रभावित न कर सके। पांडेयन ने अपने पद से इस्तीफा दिया, राजनीति में कूद पड़े, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आइए उड़ीसा की राजनीति पर आते हैं। तो साहब, उड़ीसा की राजनीति में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपनी पकड़ धीरे धीरे उड़ीसा में बढ़ानी शुरू कर दी है। 2014 में 22% जो वोट शेयर था उसे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 38.4% कर दिया। बीजेडी का वोट शेयर जो कि 2014 में 44.8% था, वो 2019 में मामूली गिरावट के साथ 42.8% हुआ। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी 2014 में, 2019 में 8 सीटें मिली और वोट परसेंटेज भी उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ा। तो विधानसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो विधानसभा में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेडी ने प्रचंड बहुमत के साथ 117 सीटें हासिल की 147 में से और अपनी सरकार बनाई। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2014 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में तीसरे नंबर की पार्टी थी। 2019 में दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। आप कहेंगे कि फिर ये तीसरा दूसरा, तो तीसरा कौन? तीसरा कांग्रेस है साहब। एक वक्त हुआ करता था जब कांग्रेस का एकाधिकार था उड़ीसा पर, लेकिन जब नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक ने उड़ीसा की कमान अपने हाथ में ली और कांग्रेस से अपना नाता तोड़कर बीजू जनता दल बनाया, उसके बाद से बीजू जनता दल ही उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रही और कांग्रेस धीरे धीरे घटने लगी। उसके बाद क्या स्थिति थी? बीजू जनता दल और कांग्रेस के आमने सामने थे, लेकिन 2009 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में अपनी पैठ बढ़ाई और 2014 से लगातार सफलता मिलते मिलते 2019 में अब कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनते हुए हाशिए पर खड़ी है उड़ीसा में। न लोकसभा में कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है और न ही विधानसभा में कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर लोकसभा में 2014 के चुनाव में 26.4% था, जो कि 2019 में 13.8% हो गया है। आधे से भी ज्यादा की गिरावट है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का शायद नामलेवा भी बहुत कम बचे, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर जो फाइट है वो डायरेक्टली बीजेपी वर्सेस बीजेडी है और यही इस बार की उड़ीसा की परिणति है। अब आप नवीन पटनायक को देखिए, छठी बार उड़ीसा की सत्ता में मौजूद हैं, अपने आप को उम्मीदवारी के तौर पर छठे बार मुख्यमंत्री बनेंगे, हमेशा फुल टर्म मुख्यमंत्री बने। उनकी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बारे में आज तक आपने कोई कठोर बयान न सुना होगा, पब्लिक मीटिंग्स में न के बराबर जाते हैं। यह जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नवीन पटनायक कभी अपनी विधानसभा की सीट में कैंपेन करने के लिए भी नहीं जाते, उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी विधानसभा की सीट उन्हें खुद ही चुनकर विधायक बना देती है। वो सिर्फ फोन पर या वीडियो के जरिए अपने मतदाताओं से संबंध साधते हैं और सबसे बड़ी बात और खासियत, क्यों उनकी सरकार लगातार चली आ रही है, इसके बारे में भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि आज उड़ीसा में, जिस उड़ीसा को आज हम देख रहे हैं, जहां पर तरक्की की इतनी मिसालें कायम की जा रही हैं, एक से एक बंदरगाह वहां पर बने जा रहे हैं और इंडस्ट्री के तौर पर आज उड़ीसा बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि खनिज का वहां बहुत बड़ा भंडार है और इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर लग रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आते हैं लेकिन बहुत छोटे और दब जाते हैं। फिर क्या है कि नवीन पटनायक को कोई हरा नहीं पा रहा और क्यों इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ उड़ीसा में खड़ी है? नवीन पटनायक ने वेलफेयर मैकेनिज्म और डायरेक्ट बेनिफिट टू द पुअर, इसके ऊपर जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। चाहे आप दुनिया की किसी भी आकलन के आधार पर देखें, यूएन के किसी भी रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए, उड़ीसा के बारे में तारीफ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक वक्त हुआ करता था जब उड़ीसा को सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार किया जाता था। भूखमरी और गरीबी और अकाल का यह आलम था कि 90 के दशक में पीने को पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज वही उड़ीसा तरक्की की मिसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों तक पैसे पहुंच रहे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट, जो है लोगों तक पहुंच रहा है, पैसे सीधे लोगों के खाते तक पहुंच रहे हैं और आज की तारीख में उड़ीसा की राज्य सरकार
अपनी जनता पर सबसे ज्यादा वेलफेयर का पैसा खर्च कर रही है साहब। 42,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार, यह उड़ीसा का खर्च है, उड़ीसा सरकार का अपने नागरिकों के लिए, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इसके ठीक नीचे आता है तेलंगाना, जहां पर केसीआर के जमाने में 32,000 रुपए प्रति परिवार प्रति माह खर्च किया जाता था। यानी कि इस पूरे मैकेनिज्म में नवीन पटनायक को आप देखें तो वो एक आइडल के तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बेनिफिट्स की वजह से है। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं पहुंची हैं उड़ीसा में, उससे काफी फायदा लोगों को होता हुआ दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वहां पर काफी सकारात्मक तौर पर देखी जाती है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां अपने जिंक्स को तोड़ सकती है। तो यह बहुत बड़ा एक डायनेमिक शिफ्ट होगा अगर भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में इस बार कोई कमाल कर दिखाती है। अन्यथा विधानसभा के स्तर पर अभी भी यह तय माना जा रहा है कि नवीन पटनायक को हरा पाना बहुत आसान नहीं है। आज की आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और यह स्टोरी जुड़ी है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से, दो ऐसे व्यवसायी जिन्होंने देश के लिए बहुत काम भी किया है और जिन्होंने राजनीति की हर बेदी में बहुत ज्यादा नुकसान भी सहा है। आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आप उठाकर देख लीजिए देश की राजनीति में 2014 के बाद से जिस तरह से विपक्ष ने मोदी सरकार को अडानी अंबानी के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है, ऐसा लगता है जैसे कि मोदी सरकार उनके इशारों पर चलने की कोशिश करती है और यही बात लोगों तक पहुंचाने और समझाने की कोशिश की जाती है। 2019 का पूरा चुनाव का कैंपेन इसी आधार पर था, इसी आधार पर कि अडानी और अंबानी के ही सिर्फ बात सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राफेल का मुद्दा, भ्रष्टाचार उठाया और इसके ऊपर अंबानी परिवार को साथ में लपेट दिया। लेकिन अब कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके साथ साथ सीएनएन की एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई है साथ। इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि एक दौर था अमेरिका में जहां पर रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ साथ जो रूजवेल्ट का और उसके तमाम जो एक दौर था जहां पर व्यवसायियों के साथ मिलकर सरकार देश की तरक्की को आगे बढ़ाती थी। सरकार नीतियां बनाती थी, पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए नई पॉलिसीज बनती थी, उन पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए व्यवसायी आगे आते थे, निजी निवेश होता था जिसके आधार पर अमेरिका तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। भारत आज इसी दौर से गुजर रहा है, यह सीएनएन का कहना है, मैं नहीं कह रहा, कोई भारतीय संस्था नहीं कह रही। भारत आज उसी दौर से गुजर रहा है। आज भारत के जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है इनके पास। दरअसल आज आप टॉप 20 बिजनेस हाउसेस की बात करें तो उसमें 3-5 के आसपास तो भारतीय बिजनेस हाउस के नाम आते हैं और ये बिजनेस हाउसेस आज सरकार की नीतियों को देखते हुए उन पिछड़े इलाकों में अपना निवेश कर रही हैं जहां पर कोई और निवेश करने को तैयार नहीं है। यह प्राइवेट इक्विटी है। जैसे कि ब्रॉडबैंड, 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 6 लाख से ज्यादा गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए केबल लगाएंगे, केबल से ब्रॉडबैंड हर पंचायत तक पहुंचेगा। इस काम का बीड़ा किसने उठाया? रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी केबलिंग का पूरा काम कर रही है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इमेंस, ह्यूज। सरकार खर्च करती तो बहुत पैसे खर्च होते, लेकिन अब जब यह प्रोजेक्ट अपनी परिणति पर पहुंच रहा है, ब्रॉडबैंड लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसका फायदा उनकी कंपनी को होगा। लोगों को फायदा दिखाई देता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दूसरी बात, अडानी जी की बात की जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाया है। चलिए, क्या इस बात पर कोई चर्चा कर सकता है कि इस देश में शिपिंग लाइंस को कितने बड़े पैमाने पर अडानी समूह ने आगे बढ़ाया है? देश के तमाम बंदरगाह आज जिस बड़े पैमाने पर शिपिंग कारोबार को हैंडल करते हैं और ट्रांसपोर्ट का हैंडल करते हैं, इसकी परिकल्पना आज से 10 साल पहले कोई कर पाता था क्या? मोदी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें सहयोग के तौर पर या उसमें इस नीति का फायदा उठाकर निजी निवेश करने वाले अडानी समूह थे। अडानी समूह ने इस पर काफी पैसा लगाया और अब जब बहुत बढ़ा हुआ इंपोर्ट, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसकी वजह से अडानी समूह पैसे भी कमा रहा है। इसमें गलत क्या है? यही सवाल सीएनएन ने भी उठाया है साहब। सीएनएन भी कह रहा है कि इसमें गलत क्या है?
जब अमेरिका ऐसा करता है, जब ब्रिटेन ऐसा करता है, जब यूरोप के तमाम देश ऐसा करते हैं, तो भारत में सरकार और उद्योगपति मिलकर अगर देश की तरक्की की मिसाल रखते हैं, बुनियाद रखते हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन साहब गलत यह है कि विपक्ष लगातार प्राइवेट निवेश को निशाना बनाता है। आप प्रॉफिट की बात करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। और यहां पर एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है साहब, जो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथ, और यह सवाल मेरा है, क्या रिलायंस समूह बीते 10 साल में खड़ा हुआ है? क्या रिलायंस समूह बीते 10 साल में सबसे ज्यादा तरक्की कर गया? अडानी समूह क्या 10 साल की उपज है? क्या अडानी समूह ने 10 साल में ऐसी तरक्की की जो बेमिसाल है? ये दोनों घराने, बिजनेस घराने, कांग्रेस की सरकारों के समय, केंद्र और राज्य सरकारों के समय शुरू हुए। रिलायंस समूह 60-70 के दशक से शुरू हुआ और आज वो इस देश के सबसे बड़े व्यवसायी घरानों में से है। अडानी समूह 70 से 80 के दशक में शुरू हुआ और उसके बाद आज देश के बड़े बिजनेस हाउसेस में शुमार है। अपनी मेहनत, अपनी इंजीनियरिटी, अपनी तकनीक के आधार पर इन सभी बिजनेस घरानों ने अपनी तरक्की हासिल की है। जब इन्होंने शुरुआत की थी उस समय देश में कांग्रेस की सरकारें थीं, केंद्र और राज्यों में, चाहे आप गुजरात की बात कर लें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे आप केंद्र की बात कर लें। उसके बाद बीते 10 साल से मोदी सरकार है। इन बिजनेस घरानों ने पहले भी बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर रखी थी, तो फिर यह कहना और यह आरोप लगाना इन बिजनेस घरानों के ऊपर कि ये निर्धारित करते हैं कि देश की नीति क्या होगी, क्या यह सही है? या दरअसल हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि केंद्र सरकार की नीति को आगे बढ़ाने में इन जैसे बिजनेस घरानों ने कितनी मदद की है? चर्चा कहां होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कहां हो रही है? और यह बात हम नहीं कह रहे साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कह रहे हैं। तमाम देशों की तरक्की में बड़े बड़े निजी निवेश के व्यवसायिक घरानों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। हिंदुस्तान की तरक्की में भी निजी घरानों के निवेश, निजी बिजनेस हाउसेस के निवेश भारत की तरक्की में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में क्या इन घरानों को दोष देना, इन्हें राजनीतिक तौर पर लताड़ना अपने आप में नैतिक है? और अगर है या नहीं, इसका विचार मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मुझे जो सवाल उठाना था मैंने उठाया। क्या इन घरानों ने बीते 10 साल में ही सब कुछ कमाया? अगर पहले से कमाते आ रहे हैं तो सिर्फ बीते 10 साल का हवाला क्यों?